everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start off with the metals and non-metals chapter. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे metals and non-metals chapter का पार्ट 2 of one shot. ठीक है? ओके, सो आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा वन शॉट का. बेसिकली आज हम मेटलर्जी के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि इसको पूरे अच्छे से कवर करें वन शॉट के पार्ट में भी. आज हम मेटलर्जी करेंगे और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का टॉपिक भी समझेंगे. ठीक है, सो मेटलर्जी के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, जिसको हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. यहाँ फिर से मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ. यहाँ जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको एक्टिविटी सीरीज़ भी लिख सकते हैं. सो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि एक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है. क्लियर हुआ? अब देखो, आई होप आपको ये क्लियर है कि एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब एक ही है. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर बेसिकली एक्टिविटी सीरीज़ में हम समझते हैं मेटल्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर को. ठीक है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. लेट्स सपोज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मान लो कि आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं. ठीक है, लेट्स सपोज आपको दिया गया है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, लेड एंड आयरन. ठीक है, अब आपको इन सभी का ऑर्डर बताना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे? वो आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज़. समझ आया? सो इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो भी मेटल्स आपके टॉप पे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो बॉटम में आ रहे हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं. और रिएक्टिविटी सीरीज़ आज की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं हमारे मेटल, कह सकते हो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये होते हैं मोस्ट रिएक्टिव. ठीक है, और आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा कि जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, सो ये चारों जो मेटल हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. इसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या है? ये है मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, आप लेड को भी कंसिडर कर सकते हो. और यहीं पर अगर हम बात करें कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर की, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है, सो ये है हमारी मेटल्स की क्लासिफिकेशन, जो कि हमें आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी हमारे लिए. समझ आया? सो इसको हमेशा ध्यान रखना. ये मैंने क्या किया, सिर्फ जो रिएक्टिविटी सीरीज़ थी उसी में से कुछ एलिमेंट्स को मैंने मोस्ट रिएक्टिव कह दिया, जो सबसे ऊपर टॉप पे प्रेजेंट थे. जो बीच में प्रेजेंट थे वो मॉडरेटली, यानी कि बीच के, ना ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है. समझ आया? इसी तरीके से जो सबसे नीचे आएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आते टाइम रिएक्टिविटी जो लीस्ट रिएक्टिविटी होगी वो इन पर्टिकुलर मेटल्स की होती है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, अब हमारा जो लास्ट क्लास में हमने देखा था टॉपिक आयनिक बॉन्ड्स का. ठीक है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये तो समझ लिया था कि आयनिक बॉन्ड्स बनते क्यों हैं और कैसे बनते हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं और लॉस और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. यानी कि एक पर्टिकुलर कोई स्पीशी होगी जो मेटल को, कोई मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा,
और उसी तरीके से एक कोई और ऐसी स्पीशी होगी जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी। उससे क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि NaCl। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो MgCl2 का, और है हमारे पास AlCl3। इन सभी जो हमारे NaCl है, जैसे कॉमन सॉल्ट, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सभी में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अब देखो, कोई पर्टिकुलर चीज़, लेट्स सपोज मैं सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो हमें इतना पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, है ना। सॉलिड्स आर हार्डर देन लिक्विड्स। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हमें क्लियर है, क्योंकि जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, FOA लिख रही हूँ मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं पर अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ, सो लिक्विड्स का आप एग्जाम्पल लोगे, अगर लिक्विड्स के केस में इस तरीके से एटम्स वगैरह अरेंज्ड होते हैं, यानी कि एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड्स में क्या है, थोड़ा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इनके फिजिकल नेचर की, आयनिक कंपाउंड्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ओके, देखो जो दो स्पीशी आयनिक बॉन्ड बना रही है, देखो दो कोई पर्टिकुलर स्पीशी उनका बॉन्ड बन गया तो वो कंपाउंड तो बन गए, किस टाइप के, आयनिक टाइप के। ठीक है, कैसे कंपाउंड है वो, आयनिक कंपाउंड है। ओके, सो इनकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमने देखा कि सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स भी जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी जो होते हैं उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ क्योंकि अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा ही सॉलिड्स के केस में होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी कि ये कैसे होंगे, इनका नेचर होगा सॉलिड एंड आर समवट हार्ड। अब सॉलिड है तो हार्ड भी होंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्या है, ये है आयंस। अगर पॉजिटिव आयन का नाम अगर आपको बताना हो तो क्या होगा, कैटायन। नेगेटिव का नाम एनायन। ओके, ठीक है, और यहाँ पर ये जनरली ब्रिटल होते हैं और वो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पीसेस में टूट जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है ब्रिटल। मेलिएबिलिटी में क्या होता है कि हम जब मेटल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टिलिटी में जैसे ही हम उनको स्ट्रेच करते हैं या फिर खींचते हैं, ठीक है, सो वो वायर्स में चेंज हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आप ध्यान रखना, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आप रीड कर सकते हो। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। आई होप सॉल्युबिलिटी का बेसिक मीनिंग तो आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिज़ोल्व करने की बात करें
वो कितनी आसानी से सॉल्यूबल है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूबिलिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि वही जिनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, बॉन्ड्स हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. अब यहाँ पर आप एक बार रीड करोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्यूबल नहीं है लेकिन वाटर में सॉल्यूबल है। कैसे याद रखें? देखो, केरोसिन और पेट्रोल जो है इनका नेचर एग्जैक्टली अपोजिट होगा वाटर से। ठीक है, इसको भी समझते हैं कैसे याद रखना है। इसको आप ले सकते हो ऑयल और वाटर से। ठीक है, केरोसिन क्या है? एक तरह का ऑयल है ना, उससे याद रखना। सो ऑयल का नेचर जो है वाटर के नेचर के एग्जैक्टली अपोजिट होता है और अपोजिट नेचर है। सो कोई चीज़ अगर वाटर में सॉल्यूबल है यानी कि वो ऑयल में सॉल्यूबल नहीं होगी एंड वाइस वर्सा। अब ये कैसे याद रखें कि वो वाटर में सॉल्यूबल होता है? उसके लिए आप याद रख सकते हो NaCl को। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि कॉमन सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। वाटर में कॉमन सॉल्ट क्या है? सॉल्यूबल है। समझ आया? ठीक है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि NaCl पे क्या है? एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na प्लस। Na क्या है? सोडियम विच इज़ अ कैटायन, मेटल है तो कैटायन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा स्टेबिलिटी लेने के लिए। और Cl क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव मीन्स एनायन। इन दोनों का अच्छा बॉन्ड बनता है क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि NaCl भी तो वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है। लास्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, अब इतना तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयंस तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन क्या वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं कर सकते। उनको इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए मोल्टन या फिर लिक्विड स्टेट में जाना होगा। ठीक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मोल्टन और लिक्विड स्टेट में अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिक्विड स्टेट में जो हमारे अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं वो थोड़ा फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। जब वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे सो उनमें से आयंस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो इजीली निकल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड अब जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी का। ठीक है, सो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हर एक चीज़ का मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको कभी भी याद रखने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ की ट्रिक रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो मेन रोल है वो आपका मेटलर्जी में ही है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को। वैसे हम ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ याद करने के ट्रिक, बट स्टिल देखो आपको इस ट्रिक के लिए पता होने चाहिए इन एलिमेंट्स के जो फॉर्म होती है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। सो ट्रिक स्टार्ट होती है विद केदारनाथ का मालिक आलू ज़रा फीका पकाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या कहा मैंने? केदारनाथ का मालिक आलू ज़रा फीका पकाता है और उसके बाद हाई कोर्ट है आपका। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। समझ आया? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेटलर्जी वाला टॉपिक। अब बिफोर स्टार्टिंग ये आपका जो है मेन फ्लो चार्ट है जो आप बाद में
आप इसको कह सकते हो रिवीजन चार्ट, ठीक है, रिवीजन चार्ट। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब आप बाद में रिवीजन करोगे, ठीक है। सो अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स होंगे, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब हाईली रिएक्टिव के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का। अभी हम डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए हम लेते हैं रिडक्शन यूजिंग कार्बन, और जो हमारे बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, वो तो नेटिव स्टेट में ही नेचर में मिलते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में। अब यहाँ देखो, कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे आता है, फिर भी हमने उसको कार्बन के साथ रिड्यूस करने के लिए कहा। वो इसीलिए क्योंकि बहुत बार कॉपर जो है वो अपने एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में मिलता है ओर्स में, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ओके, अब ये है आपके प्रोसेसेस। अब यहाँ हमें क्या समझना है, तो यहाँ पर हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा है कि हम मेटल्स को किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेसेस का यूज़ करके और से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और की डेफिनेशन बता देती हूँ कि और क्या होते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सो यहाँ से आपसे ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर सोर्स क्या है। अगर MCQ में आया तो हो सकता है कि आपको सी दे दिया जाए ऑप्शंस में, ओशन हो, सी हो या फिर अर्थ क्रस्ट। तो ध्यान रखना, जो मेजर सोर्स है मेटल्स का अर्थ क्रस्ट है। सी वाटर में भी जो होते हैं कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाले चैप्टर में हमने करी थी ना सोडियम क्लोराइड की एक्सट्रैक्शन, ओके। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो नेचुरली हमारी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल हैं वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ वर्ड है एलिमेंट्स का और साथ ही साथ कंपाउंड्स भी कहा है। एलिमेंट्स किसके लिए कहा, एलिमेंट्स उन मेटल्स के लिए कहा जो अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अपनी फ्री स्टेट में हमारे नेचर में अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं, वो मेटल्स एलिमेंट्स की फॉर्म में, है ना। और कंपाउंड्स के फॉर्म में, यानी कि जो मिक्स्ड या फिर आप कह सकते हो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म यानी कि वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि वो शांति से बैठ ही नहीं पाते, किसी और के साथ जल्दी से रिएक्शन शो करते हैं और कंबाइंड फॉर्म ले लेते हैं। समझ आया। सो ये होते हैं मिनरल्स, जहाँ आपका मेटल प्रेजेंट है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है या ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होते हैं मिनरल्स। उससे जो फ़र्क पड़ता है वो होता है आपका ओर्स। ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर मेटल जो है हाई परसेंटेज में प्रेजेंट हो एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। वो मिनरल्स जहाँ पर पर्टिकुलर मेटल हाई कंसंट्रेशन में, हाई परसेंटेज में प्रेजेंट है और साथ ही साथ हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब कि निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, सो आई होप आपको और क्या होता है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो अब हम फ्लो चार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन करी थी हाईली रिएक्टिव यानी कि हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की। सो आई होप ये तो आपको क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि और की कॉन्सेंट्रेशन करो। उसके बाद हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है यानी कि हाई रिएक्टिविटी वाले, जिनकी मीडियम है मीडियम रिएक्टिविटी, और लो यानी कि थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन। अब जिनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है वहाँ पर हमें अपनाना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है, और हम एक लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इस मेथड से हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी वालों में क्या है, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक कार्बोनेट और हो सकता है, एक सल्फाइड और हो सकता है, यानी कि वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। हो सकता है कि वो कार्बोनेट के साथ उन्होंने जो है कंपाउंड बना रखा हो उन मेटल्स ने, या फिर हो सकता है कि उन्होंने सल्फाइड और बना रखा हो। समझ आया? अब दोनों के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई करा है। ओके, अब देखो कार्बोनेट और में, अब आप यहाँ से ध्यान रखना, C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, यहाँ से आप याद रख सकते हो और कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। कार्बोनेट और के लिए हम मेथड लेते हैं कैल्सिनेशन का, और अगर सल्फाइड और है तो हम यूज़ करते हैं रोस्टिंग का प्रोसेस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कैल्सिनेशन में ध्यान रखना, कैल्सिनेशन कैंसल की तरह साउंड कर रहा है ना, कैंसल की तरह। यहाँ पर हम लिमिटेड ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत कम सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होती है। समझ आया? और रोस्टिंग के केस में क्या होगा? सो रोस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई थी ऑक्सीजन की, यहाँ लिमिटेड सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन आप कह सकते हो, ठीक है। अब इन दो प्रोसेसेस से क्या हुआ कि कार्बोनेट और या सल्फाइड और था, इन दो प्रोसेसेस से हमें मेटल मिल गया। सो जो मेटल, वो भी मेटल अकेला नहीं मिला, अभी मेटल के साथ अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिली हमें। अब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की आप रिडक्शन कर दोगे सो आपको मेटल मिल जाएगा और उसकी प्योरिफिकेशन कर दोगे। सो ये हो गए हमारे वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम मॉडरेट होती है। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स में सिंपली सल्फाइड और है, रोस्टिंग करोगे, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन, मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग कर दोगे, ठीक है। अब हम अपने रिएक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर, ये कैसे स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। कॉपर और सिल्वर जो है वो कई बार कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं, और कैसी फॉर्म में, अगर कंबाइंड फॉर्म होगी किसकी, कॉपर और सिल्वर की, तो वो होगी सल्फाइड फॉर्म। इसीलिए यहाँ जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल से उनको या तो ज़रूरत ही नहीं होगी, एक क्लासिफिकेशन वो हो जाएगी जहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है, डायरेक्ट रिफाइनिंग करो और प्योर मेटल मिल जाएगा, या तो वो सल्फाइड ऑर्स के फॉर्म में होंगे। तो हमें पता है सल्फाइड ऑर्स की रोस्टिंग कर दो सो मेटल हमें मिल जाएगा इजीली। समझ आया? ओके, ठीक है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हमेशा वो अपनी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि कभी भी वो अपनी फ्री स्टेट में नेचर में फ्री एलिमेंट्स की तरह नहीं मिलते। समझ आया? द मेटल इन द मिडल, यानी कि जो बीच में मॉडरेटली रिएक्टिव मैंने आपको बताया था, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। वो हमारी अर्थ क्रस्ट में मेनली ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। सो ऑक्साइड्स होंगे सो डायरेक्ट हम रिडक्शन कर देते हैं। और अब हमें समझ आ गया कि अगर हमारे पास सल्फाइड या कार्बोनेट भी होंगे तो उनको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिडक्शन कर देंगे। क्लियर है? ओके।
अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म में क्यों होता है इतना ज़्यादा, जो कंबाइंड फॉर्म है मेटल्स की ऑक्साइड फॉर्म में इतनी क्यों होती है। इसका भी रीज़न है, वो इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिव होने के साथ ही ये हमारी अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जल्दी जल्दी रिएक्शन शो करता जाता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बन जाती है। समझ आया? ओके। देन ये हमने फ्लो चार्ट अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एनरिचमेंट ऑफ ओर। और जो होते हैं, अब देखो ओर्स जो है हमने अर्थ की क्रस्ट में से निकाले हैं, यानी कि ओर्स की हमने माइनिंग करी है फ्रॉम दी अर्थ। सो यूजुअली वो क्या होते हैं, कॉन्टैमिनेटेड होते हैं, यानी कि वो साफ़ सुथरे नहीं होते। अब सिंपल सी बात है, धरती में से कोई चीज़ निकालोगे तो एटलीस्ट वहाँ पर इम्प्योरिटी की फॉर्म में सॉइल तो प्रेजेंट होगी ही, है ना। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सॉइल, सैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। साइंटिफिक लैंग्वेज में इम्प्योरिटीज़ का क्या नाम है, गैंग, GANGUE। ओके, ये है गैंग। इम्प्योरिटीज़ को हमें इन सभी प्रोसेसेस, ये सभी जो हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, इन सभी प्रोसेसेस को लगाने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दें। क्लियर है आपको? ठीक है। अब ये जो हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे ना, गैंग पार्टिकल्स को हम रिमूव करेंगे, वो भी डिपेंड करेगा अलग अलग जो हमारे मेटल्स हैं या उनकी कंबाइंड फॉर्म है, उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है गैंग पार्टिकल्स की और उस ओर की जिसकी हम रिफाइनिंग या फिर आप कह सकते हो एनरिचमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग फिजिकल और केमिकल स्टेट वाले हमारे गैंग पार्टिकल्स या फिर ओर्स के लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे एक्टिविटी सीरीज़ में जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो किस तरीके से उनकी एक्सट्रैक्शन होती है। सो सिंपली ये क्या है, हमारा सल्फाइड ओर। ठीक है, हमने देखा कि जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो जनरली सल्फाइड ओर में या फिर फ्री स्टेट में मिलते हैं। सो ये है सल्फाइड ओर। सिंपली आप क्या करो, हीटिंग कर दो। ठीक है, और ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है हमारे नेचर से, सिंपली हीटिंग कर दोगे क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं हमें बॉन्ड बनाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, तो आसानी से हम इनका जो है Hg और S का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर करना है। सो हीटिंग करोगे ऑक्सीजन मिल जाएगी, हमारे Hg क्या होता है, मरकरी। सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगी। और साथ ही साथ हमेशा जब भी रोस्टिंग होगी सो ध्यान रखना सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड हमें मिली है उसको हम फिर से हीट कर देंगे, सो हमें सिंपल मेटल हमारा मिल जाएगा। सिमिलरली कॉपर भी किस तरीके से प्रेजेंट होता है नेचर में, Cu2S, यानी कि सल्फाइड फॉर्म में। कॉपर क्या है, लो रिएक्टिविटी वाला है, सिंपल हीटिंग कर दो कॉपर की ऑक्साइड बन जाएगी। और हमेशा क्योंकि ये सल्फ़र है ना, यहाँ पे सल्फ़र है यानी कि सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर में हम हीटिंग करेंगे विद ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के साथ करने पे कॉपर की ऑक्साइड, साथ ही साथ हमेशा रोस्टिंग में SO2 गैस इवॉल्व होगी, सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। फिर यहाँ पर ये कॉपर की ऑक्साइड और कॉपर का सल्फाइड दोनों जब इकट्ठे जैसे मिल जाते हैं तो हीटिंग करके फाइनली हमें कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब जो मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव है उनके लिए देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सल्फाइड और जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से जो मेटल है, ऑक्साइड फॉर्म से मेटल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है एक इजी तरीका होता है। इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि सल्फाइड या कार्बोनेट ओर है तो उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर रिडक्शन करो, मेटल मिल जाएगा। ठीक है, सल्फाइड ओर्स कैसे मिलेंगे,
सल्फाइड ओर्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। याद करा था ना हमने रोस्टिंग में, देखो रोस्टिंग में एक तो ये एस आ रहा है यानी कि सल्फाइड ओर है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कैल्सिनेशन में क्या है, कैंसल की तरह साउंड कर रहा है यानी कि लिमिटेड ऑक्सीजन, और साथ ही साथ सी से क्या हो गया, कार्बोनेट, ठीक है। अगर कैल्सिनेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन है तो रोस्टिंग में एग्जैक्टली अपोजिट कर दो यानी कि एक्सेस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद जिंक मेटल। जिंक मेटल क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। सो जिंक की सल्फाइड, जिंक मेटल की जो सल्फाइड फॉर्म होगी वहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ZnS की फॉर्म में जिंक जो है सल्फाइड के साथ फॉर्मेशन करता है बॉन्ड की। सो क्योंकि यहाँ सल्फर है, सो हम कह सकते हैं रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग करेंगे, सो जिंक की ऑक्साइड मिल जाएगी। और रोस्टिंग में हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है, सो सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन यानी कि जिंक अगर सल्फर के साथ है तो हम रोस्टिंग करेंगे और वहीं पर CO3 यानी कि कार्बोनेट की फॉर्म में है तो हम कैल्सिनेशन वाला मेथड करेंगे। सिंपली यहाँ हमें कोई ऑक्सीजन वगैरह ऐड नहीं करनी, हीट कर दो, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कार्बोनेट है ना कहीं पर भी, सो कार्बोनेट अगर हमारे रिएक्टेंट साइड में है सो प्रोडक्ट साइड में हमेशा CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा ही होगा। ओके, अब ये भी समझ लो कि हमें यहाँ पर कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन ऐड क्यों नहीं करनी। ध्यान से देखो, कार्बोनेट के साथ ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। वहीं पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर मेटल के सल्फाइड फॉर्म की बात करूं तो वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करो और यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ आया? ओके, ठीक है। सो इस तरीके से आप ऑक्साइड वाला प्रोसेस कर सकते हो। ऑक्साइड हमें मिल गई मेटल की, दोनों ही रोस्टिंग करो या कैल्सिनेशन, दोनों मेथड से ऑक्साइड मिलेगी। ऑक्साइड की सिंपली कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो कार्बन से रिडक्शन करा दो, मेटल मिल जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। कैसे, ये भी समझते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक हमें प्योर फॉर्म में मिल गया, सो बचा क्या, O और C, सो बन जाएगा इन दोनों का बॉन्ड, जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हुआ? ओके, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो कार्बन कॉक की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगा आपको, देखिए हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में होते हैं और अगर उनका रिएक्शन, लेट्स सपोज मैं कैल्शियम का रिएक्शन करा दूँ विद एल्यूमिनियम की कोई ऑक्साइड है, ठीक है, सो कैल्शियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और साथ में उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन या फिर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये मेथड भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो एल्यूमिनियम है ना वो फाइनली प्योर स्टेट में ही मिलेगा, कैल्शियम किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव हमारे मेटल्स होंगे जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आई होप आप सभी को क्लियर है कि हम इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह यूज़ क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो लो रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, सो ये आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो आप मैंगनीज डाइऑक्साइड का।
अब आई होप आप सभी को पता है कि मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम है। सो अगर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है सो एल्यूमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा, मैंगनीज को यहाँ से हटा देगा और मैंगनीज अकेला हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगी। यहीं पर अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड, देखो यहाँ पर भी हीट का इवोल्यूशन होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, इतने ज़्यादा इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है कि जो मेटल्स मिलते हैं ना, जो हमें मेटल्स मिलते हैं वो मोल्टन स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंगनीज के साथ एल का साइन है, एल का साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, लिक्विड स्टेट को, लिक्विड फॉर्म है मतलब कि एल लगाएंगे, ठीक है। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि मोल्टन स्टेट में हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम आयरन 3 ऑक्साइड का रिएक्शन, ठीक है, Fe2O3 का रिएक्शन देखेंगे विद एल्यूमिनियम, अगेन यहाँ आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि हम इसको रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने में यूज़ करते हैं, जिसको हम थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो वेल्डिंग में, मशीन पार्ट्स को जॉइनिंग में और इस तरीके के प्रोसेसेस में हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट का इवोल्यूशन होता है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई होप थर्मिट रिएक्शन क्या होता है ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, ओके। अब हम उन मेटल्स की बात करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप वाले मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि उनके हम सिंपली रिडक्शन नहीं कर सकते, जैसे हम लो रिएक्टिव मेटल्स के रिडक्शन कर रहे थे कि उनकी हीटिंग कर रहे थे और साथ में कार्बन की एडिशन कर रहे थे और वहाँ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। ऐसा हम यहाँ पर कर नहीं सकते। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी अगर हम यहाँ बात करें सो ये टॉप वाले मेटल्स होते ही इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इनसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई होता ही नहीं है, तो डिस्प्लेस कौन करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है कि कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल्स की ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए देन कार्बन। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब हमें मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ तो रहने नहीं देना, मेटल और ऑक्सीजन को हमें सेपरेट तो करना होगा, जब ही हमें अपना मेटल मिल पाएगा। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर करंट की हेल्प लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेंगे, हम यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. Metals are deposited at the cathode, whereas chlorine is liberated at the anode. अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर भी आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। कैथोड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। कैथोड वो हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। वहीं पर अगर मैं एनोड की बात करूं सो एनोड हमारी वो इलेक्ट्रोड होती है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड, ठीक है। अब कैथोड पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, देखो कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव है। हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल, यानी कि नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास
और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैथोड के पास जाएंगे मेटल्स और एनोड के पास जाएंगे क्लोरीन, क्योंकि हम यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सो क्लोरीन के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। आप याद रख सकते हो कैथोड से, कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस और एनोड अट्रैक्ट्स व्हाट, एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस। ये आप ना इन वर्ड के अंदर से देखो, कैथोड में से ही CAT वर्ड आ रहा है। कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस और हमें पता है कि कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो अगर आप कभी भूल भी जाते हो कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, सो हमेशा याद रहेगा क्योंकि कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस, ये देखो एनायंस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि एनोड पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ आया इतना कॉन्सेप्ट? ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कैथोड पे क्या होगा, ये क्या है, मेटल हमारा प्लस फॉर्म के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है, सो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम एटम बन जाएगा। एनोड पे वो जो हमारा क्लोरीन था जिसपे नेगेटिव चार्ज था, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। एनोड पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो वहाँ जाकर ये जो क्लोरीन है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का इवोल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑब्टेन करते हैं। ओके, ठीक है। इस तरीके से क्या हुई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब हम बात करेंगे मेटल्स की रिफाइनिंग की। अब जो इतने सारे तरीकों से, रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन हो या फिर रिडक्शन यूजिंग कार्बन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हमने इतने सारे मेथड से मेटल को ऑब्टेन करा। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग मेथड का हमने यूज़ किया, लेकिन हमें जो मेटल मिला है वो अभी भी प्योर फॉर्म में नहीं है। वो मेटल किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा, यानी कि मेटल की ऑक्साइड है, मेटल की सल्फाइड है, ऐसा आप कुछ नहीं है। सिंपल मेटल हमारा प्रेजेंट है, बट उसकी रिफाइनिंग हम करेंगे, ठीक है। सो इतने सारे रिडक्शन प्रोसेसेस है जो हमें मेटल मिले हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, उनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको हमें रिमूव करना होगा सो दैट हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकें। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड क्या है रिफाइनिंग का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। सो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करेंगे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। समझ आया? ठीक है। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। अब यहाँ पर हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे, इसी मेथड से। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल है उसको हम एनोड पे रखते हैं और अपने एक प्योर मेटल की हमें एक थिन स्ट्रिप लेनी होती है जो कि हम कैथोड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कैथोड पे क्या होगा हमारा, कैथोड पे होता है प्योर मेटल, एनोड पे होता है इम्प्योर मेटल। और हम मेटल के सॉल्ट का भी एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी तरह वर्क करता है। क्या, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। एपैरेटस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास कराएंगे प्योर मेटल जो होगा, और प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पे हमें पता है कि एनोड पे तो इम्प्योर मेटल प्रेजेंट है, लेकिन इम्प्योर मेटल का क्या मतलब है, इम्प्योर मेटल का मतलब है कि मेटल और साथ में इम्प्योरिटीज़। तो जैसे ही हम करंट या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट से, यहाँ पर जो मेटल होगा प्योर मेटल वहाँ इलेक्ट्रोलाइट से इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ वहीं इसी इलेक्ट्रोड पे रह जाएंगी। समझ आया इतना कॉन्सेप्ट? ओके,
an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. अब जितना हमारे एनोड से, एनोड पे क्या था, इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर से जितना हमारा प्योर मेटल आया यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, यहाँ हमारे इम्प्योरिटीज़ आती हैं, एनोड मड मतलब इम्प्योरिटीज़, लेकिन जो प्योर मेटल आया हमारा वो उतनी ही अमाउंट में हमारे एनोड में से कैथोड पे चला जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है कैथोड वाली स्टेप पे। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हमारे सॉल्यूशन में चली जाती हैं, लेकिन जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन यानी कि बॉटम में बैठ जाती हैं। और क्योंकि जो हमारी एनोड वाला इलेक्ट्रोड था उसके नीचे वो सारी इम्प्योरिटीज़ मतलब प्रेजेंट होती हैं, वहीं पर होती है, सो उसको हम क्या कह देते हैं, एनोड मड कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की, ओके, बट आई होप बिफोर दैट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम मेटल्स की रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे प्रेजेंट है, ओके। अब यहाँ हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब है कि कोई भी मेटल अगर, ठीक है, सो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आयरन पे रस्टिंग होती है ना, आयरन की अगर प्योर सरफेस है हमारे पास और अगर इस मेटल की सरफेस मॉइस्चर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, सो यहाँ पर रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, आयरन रस्ट। अगर हम किसी और मेटल की बात करें, किसी भी मेटल की ब्रॉड वे में अगर हम बात करें, सो हम उसको कह देते हैं कोरोजन। समझ आया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की ही रस्टिंग से बात करते हैं। The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloys। अब anodizing क्या होता है ये तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ galvanization का क्या मतलब है, ठीक है, वैसे ही हमने ऑलरेडी पूरी डिटेल में अंडरस्टैंड कर रखा है, बट मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम स्टील को और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से विद द हेल्प ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। आयरन की सरफेस है लेट्स सपोज, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, जिंक मेटल की कोटिंग कर देंगे, जिसकी वजह से एयर मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा आयरन मेटल नहीं आएगा, ठीक है। The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken। अब इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर ज़रूर देना चैट सेक्शन में कि अगर जिंक कोटिंग अगर टूट जाती है या हट जाती है, फिर भी हमारा आयरन मेटल किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। उसके अलावा पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीजिंग, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि प्योर मेटल जो है हमारा आयरन, उसकी सरफेस पे पेंट लगा दो या ऑयलिंग कर दो या ग्रीजिंग कर दो। डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से हम आयरन का कांटेक्ट डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाती है। यहीं पर मेकिंग एलॉयज यानी कि एलॉइंग, इस प्रोसेस को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एलॉइंग। अब देखो एक बहुत अच्छा मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देते हैं। किस तरीके से वो भी देखते हैं। वी कैन गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ बाय दिस मेथड। डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ का मतलब उस मेटल में जिस तरीके की प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट हमें है, हम वो एलॉइंग के मेथड से पा सकते हैं। जैसे कि आयरन की अगर मैं बात करूं, तो आयरन को हम बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन आयरन कभी भी प्योर स्टेट में यूज़ करा नहीं जाता। ये इसीलिए क्योंकि जो प्योर आयरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होता है तो आसानी से स्ट्रेच भी हो जाता है जब गर्म होता है तो। बट अगर हम इसको थोड़ी सी
यानी कि 0.5% कार्बन के साथ अगर हम मिक्स कर दें, 0.05% कार्बन के साथ अगर हम आयरन को मिक्स कर दें तो हमें मिलेगा क्या? आयरन का एलॉय। ठीक है, उससे क्या होगा कि आयरन जो होता है वो हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। यानी कि आयरन प्लस कार्बन, और वो भी कितना? 0.05% अगर हम कार्बन लेंगे आयरन के साथ, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हम इस मिक्सचर को बोलते हैं स्टील। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है? थोड़ा हार्ड हो जाता है और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। जब आयरन को हम निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हैं सो हमें दूसरा एलॉय मिल जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो स्टील और स्टेनलेस स्टील में कभी कंफ्यूज मत होना। आयरन के साथ अगर कार्बन प्रेजेंट है सो वो क्या होगा? स्टील। वहीं पर आयरन के साथ निकल और क्रोमियम प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा क्या? स्टेनलेस स्टील। समझ आया? स्टेनलेस स्टील भी हार्ड होता है और यहाँ पर रस्टिंग नहीं होती। तो हमने इम्प्रूव कर दी ना प्रॉपर्टीज़। प्योर आयरन में तो रस्टिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने निकल और क्रोमियम ऐड करे स्टेनलेस स्टील बन गया जिसमें रस्टिंग नहीं होती। इसीलिए आयरन को जब हमने किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मेटल्स की वो हम चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको मिक्स करें विद सम अदर सब्सटेंस। अब यहाँ आप ध्यान रखो, ये डेफिनेशन आपकी, एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय में हम क्या करते हैं? कंडीशन ये है कि हमें एक मेटल तो ज़रूर लेना ही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी देखो, आयरन क्या है? एक मेटल है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है। सो हम क्या कर सकते हैं? मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर ले सकते हैं, या फिर आयरन भी एक मेटल है, निकल और क्रोमियम ये तीनों ही क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, सो हम मेटल और मेटल का मिक्सचर भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नॉन मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर नहीं ले सकते। सो एलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू या मोर मेटल्स का या एक मेटल और नॉन मेटल का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इट इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। अभी आपको बता रखा है कि एलॉय हम किस तरीके से बना सकते हैं। पहले तो जो हमारा प्राइमरी मेटल है, प्राइमरी मेटल मतलब जिसका हमें एलॉय बनाना है। जैसे यहाँ पर आयरन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, स्टील के केस में। सो ये क्या हुआ? हमारा प्राइमरी मेटल। पहले हम प्राइमरी मेटल को मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शंस में हम दूसरे मेटल या नॉन मेटल की एडिशन कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक मेटल मरकरी हम ले रहे हैं, Hg यानी कि मरकरी के साथ अगर हम कोई और मेटल नॉन मेटल ऐड करते हैं सो मरकरी का कोई भी एलॉय होगा ना, सो हम क्या कहेंगे? अमलगम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का वो कम होता है प्योर मेटल से। यानी कि अगर आयरन की अगर हम बात करें और आयरन के एलॉय की अगर हम बात करें या कोई और मेटल या उसका एलॉय भी आप ले सकते हो, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी और मेल्टिंग पॉइंट में भी। फॉर एग्जाम्पल ब्रास क्या है? ब्रास है एलॉय कॉपर का और जिंक का। ब्रास में क्या क्या इंक्लूडेड है? कॉपर एंड जिंक। और वहीं पर अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें सो ब्रॉन्ज में क्या क्या होते हैं? कॉपर एंड टिन। ठीक है, ब्रॉन्ज में होंगे कॉपर एंड टिन और ब्रास में क्या होता है हमारे पास? कॉपर एंड जिंक। ये भी क्या है? एलॉय है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में कॉपर है ना। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मेटल का एक ही एलॉय बनेगा। ठीक है, आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ब्रास और ब्रॉन्ज
ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है। लेकिन कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर को हम वायर बनाने में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सोल्डर। अब सोल्डर क्या है? एलॉय है लेड और टिन का। इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और इसको हम जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के। ओके, इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग में। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं कि ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स क्या हैं, ब्रॉन्ज के क्या हैं। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। और मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप ये फ्लो चार्ट और ये वाला जो आपका फिगर है हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो आई होप विद दिस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।